नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ दिनों से सीटेट जो दिसंबर में पेपर जिसके होने हैं, उसकी पेडागोजी की मैं दोस्तों वीडियोस करवा रहे थे, जिसमें हमने कुछ पेडागोजी की वीडियोस करवा चुके हैं, जैसे हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और मैथ पेडागोजी। इनकी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ चुकी हैं। कुछ समय लेट होने का कारण यही रहा दोस्तों कि एक टीचर होता है, वो भी एक स्टूडेंट की भूमिका निभाता है और एक टीचर की भी भूमिका निभाता है, तो कुछ अदर से भी काम करने पड़ते हैं दोस्तों। इस कारण में आपके कुछ दिनों से मैं ये जो नेक्स्ट लाने वाला था ईवीएस की पेडागोजी, ये नहीं ला पाया। तो आज दोस्तों हम ईवीएस की पेडागोजी कवर करेंगे, जितना हो सकेगा उतना कवर करेंगे। उसके बाद में जो शेष बचेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं पेडागोजी को। आज ईवीएस की पेडागोजी होगी, यानी ईवीएस की जितना भी आप लोगों से जितना भी हमसे हो सकेगा उतना आज कवर करेंगे। और अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो वैसे एक वीडियो में तो दोस्तों ये ईवीएस की पेडागोजी कंप्लीट नहीं होगी। इसका एक आएगा पार्ट 1 और इसका दूसरा आएगा पार्ट 2, यानी 2 या 3 वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। सीटेट की जितनी भी ईवीएस की पेडागोजी है, मुख्य मुख्य जो बिंदु आने वाले होते हैं, जो आते ही हैं एग्ज़ाम में, उनको हम पहले कवर कर लेंगे। और बाद में 2 की बजाय 3 वीडियो भी हो सकती हैं। वो तब होंगी जब आप लोगों की डिमांड होगी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहे होंगे तो, वरना 2 वीडियो में हम ईवीएस की जो भी है पेडागोजी इसको कवर कर लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईवीएस की पेडागोजी में इंपॉर्टेंट क्या होता है। इसमें दोस्तों ईवीएस की जितनी भी ये पर्यावरण अध्ययन की जितनी भी जो पेडागोजी होते हैं, शिक्षण शास्त्र होता है, इसमें क्या होता है 6 ब्रॉड प्रोसेस स्किल्स दी जाती हैं। प्रोसेस स्किल मतलब प्रक्रिया कौशल, जिनके द्वारा बच्चा करता है, जिनको करके बच्चा सीखता है कि क्या करना है, कैसे देखना है, सोचना है, विचार करना है, कम्युनिकेट संप्रेषण करना है, क्या करना है, चीज़ों को देखता है, उसका निष्कर्ष निकालता है। ये क्या होती हैं 6 प्रक्रिया कौशल होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में 6 प्रोसेस स्किल कहते हैं। ये ब्रॉड स्किल्स हम कह सकते हैं, ये ब्रॉड स्किल्स होते हैं। इसके अंतर्गत और सारी स्किल्स आ सकती हैं, बट ये 6 जो होती हैं ये ब्रॉड स्किल्स होती हैं। मुख्य कौशल ये होते हैं, मुख्य कौशल जो होते हैं वो 6 प्रकार की होती हैं प्रक्रियाएं। तो हम इनको क्या कह सकते हैं 6 ब्रॉड स्किल्स ऑफ ईवीएस। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। पहली हमारी हो गई ऑब्जर्वेशन, मतलब अवलोकन करना। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, किसी चीज़ का, किसी वस्तु का या किसी भी, ये समझ लो रासायनिक क्रिया या कुछ भी करने का ऑब्जर्व करना, उसको देखना। पहले किसी चीज़ को हम, पहले बच्चा किसी चीज़ को देखता है तो उसका ऑब्जर्वेशन करता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, जैसे एक रूम में बच्चे को एंटर करवाए, उसके दरवाजे पे खड़े होकर बच्चा उसमें बहुत सारी बड़ी चीज़ों को देखता है, तो उसका पहले उनका ऑब्जर्व करता है। फिर उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो उनका क्लासिफिकेशन करने की सोचता है। अच्छा, ये लकड़ी की चीज़ है, इसको अलग रखो, ये प्लास्टिक की चीज़ है, इसको अलग रखो, ये ईंट की बनी हुई ईंट है, इसको अलग रखो, या जो भी रबर की बनी हुई चीज़ें हैं इनको अलग रखो। वो अलग रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन। बच्चा किस तरीके से क्लासिफिकेशन करता है। तीसरा क्या है, अब क्लासिफिकेशन जैसे कर लिया बच्चे ने किसी चीज़ का, मान लिया किसी चीज़ का उसने क्लासिफिकेशन कर लिया, फिर उसका मापन करता है। गेंद का पहले उसने अवलोकन किया, बहुत सारी चीज़ें पड़ी तो उसमें देखा, गेंद को उठाया, फिर उसने उसका वर्गीकरण कर लिया कि ये गेंद की कैटेगरी में है, ये गेंद है, इसको अलग कर लिया, उन्हें प्लास्टिक की कैटेगरी से अलग कर लिया। फिर उसमें उसने उसका मापन स्टार्ट किया कि ये गेंद है, कितनी इलास्टिक है, इसमें कितनी तेज़ ये कूद सकती है, कितनी कठोर है, या कितने ग्राम की है ये गेंद, इसका वजन और इसकी गोलाई, ये सब कुछ इसको मापन कर सकता है। इसका किसी चीज़ का मापन करना ही मेजरिंग कहलाता है। फिर क्या होता है कम्युनिकेटिंग, फिर बच्चा उस गेंद के बारे में किसी से बता सकता है। मैं एक ही उदाहरण से आप लोगों को दोस्तों बता रहा हूँ, बच्चा इसी तरीके से करता है। ऐसे ही बच्चों को सिखाना भी चाहिए। सारी पेडागोजी का मतलब यही होता है कि हम बच्चों पे इन सभी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, बच्चे इस तरीके से सीखते हैं। बच्चा किस तरीके से सीखता है, जिस विधि से सीखता है बच्चा, उसको आपको पकड़ना है, पहले उसका डायग्नोस करना है कि बच्चा सीखना किस तरीके से चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस तरीके से सीखना, इमेज देख कर सीखना चाहता है या ऑडियो बुक्स वगैरह या ऑडियो सुनकर सीखता है। जिस चीज़ से बच्चा अच्छे से सीखता है, जल्दी उसकी समझ में आता है, उन्हीं चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे। इसलिए कहते हैं कि एक चीज़ एक जैसा बच्चे को वातावरण नहीं देना है, बच्चे को ऐसा वातावरण देना है जो वो चाहता हो, जिस तरीके का चाहता हो। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे की बात है, तब तक देखते हैं। फिर क्या है, फिर है इन्फरिंग, मतलब उसने संप्रेषण कर लिया, उसके बारे में बातचीत कर ली, सारी चीज़ें देख लिया, अवलोकन वगैरह, वर्गीकरण, मापन सब कुछ कर लिया। उसके बाद वो निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला कि अच्छा ये जो भी रबर की चीज़ें होती हैं वो कूदती हैं या उनमें इलास्टिसिटी होती है।
मतलब प्रत्यास्था उनमें होती है, वो रबर की चीज़ें होती हैं जो वो प्रत्यास्थ होती हैं, ऐसा उसने निष्कर्ष निकाला। फिर फ्रेडरिक निकाला, फिर उसको वो उस चीज़ को पकड़ के हाथ में या उस चीज़ को छोड़ देगा या समझेगा उस तरीके की और भी चीज़ें हैं, उनका क्या किया जा सकता है, क्या वो सभी जो भी गोल दिखने वाली चीज़ें गेंद हो सकती हैं, क्या सभी रबर्स गेंद हो सकती हैं, या सभी रबर्स इलास्टिक होती हैं। इस तरीके का वह अनुमान लगाना स्टार्ट कर देगा। कहाँ से? उसने सबसे पहले अवलोकन किया। यही दोस्तों क्रम रहेगा, अवलोकन, वर्गीकरण, मापन, संप्रेषण, निष्कर्ष निकालना और अनुमान लगाना, इस तरीके का क्रम रहता है। इसमें इस तरीके से सीखा जाता है, इस तरीके से बच्चा इसमें सीखता है। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखो, जैसे बताया जाए, विद्यार्थी प्रक्रिया कौशल के द्वारा सूचनाओं को एकत्रित कर पाएंगे। जैसे बताया था हमने कि इसमें सूचनाओं को एकत्रित करता है। फिर परीक्षण कर पाएंगे उनके विचार सही हैं या नहीं। जैसे किसी गेंद का सूचना उठाई, उसने पता चला, उसको फिर उसका ऑब्जर्व करता है कि हाँ ये बात सही थी। जैसे हमने बच्चे को सिखाया कि बेटा ऐसा है, रबर्स होती हैं और रबर सारे जो होती हैं उनमें इलास्टिक होती है, प्रत्यास्था का गुण उनके अंदर होता है रबर्स में। तो बच्चे इसका वो ये बात को ऑब्जर्व करेगा, सोचेगा, विचार इस पे करेगा कि क्या सभी रबर्स की गेंद बनाई जा सकती है, क्या सभी जो रबर होती हैं वो इलास्टिक होती हैं। इन चीज़ों को वो सोचेगा और उनका निष्कर्ष निकालेगा। और फिर जैसे किसी चीज़ को उसने लिया, उसका ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया, पूरा निष्कर्ष निकाला, उसके बाद वह दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। अपने से नीचे बच्चों को या अपने से कम बुद्धिमान बच्चों को वो बताता है इन चीज़ों को, देखो ये ऐसी चीज़ होती है तो इस चीज़ से इस तरीके का काम किया जा सकता है। ये जो भी चीज़ होती है इसको रबर होती है, रबर को हम इस तरीके से ये कर सकते हैं, इसमें ये गुण होता है। ठीक है, इस तरीके से वो दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है अपने विचारों को। जिन जो जो कौशल हम सिखाते हैं उन कौशलों से बच्चा जो सीखता है वो फिर अपने विचारों को दुनिया के सामने, अपने घर में मम्मी पापा के सामने प्रस्तुत करता है। जिससे बच्चे को हमने अगर स्कूल में सिखाया कि बेटा एप्पल माने सेब होता है, सेब दिखाया, अच्छे से बताया, तो फिर वो घर भी जाकर भी अपने मम्मी पापा से शेयर कर सकते हैं कि पापा आज हमने स्कूल में सेब पढ़ा, सेब ऐसा होता है, इस तरीके का होता है, इसका इस तरीके का स्वाद होता है। जो भी हम बताते हैं बच्चा उसी को सीखता है। ठीक है, फिर हमने क्या बताया कि ये शिक्षक जो भी होते हैं, शिक्षक को क्या चाहिए, इन सभी प्रक्रिया कौशल जो भी चार ये जो ब्रॉड स्किल्स थी, इन सभी कौशल को बच्चों के अंदर क्या करनी चाहिए, बच्चों को के अंदर विकसित करनी चाहिए कि बच्चा अवलोकन कर सके, बच्चा वर्गीकरण कर सके कई चीज़ों का, बच्चा मापन, संप्रेषण, निष्कर्ष और अनुमान लगा सके। किसी चीज़ का ऐसा ज्ञान हम प्रस्तुत करें जिससे पूर्व जो भी ज्ञान सीखा गया है उसका नए ज्ञान से कनेक्ट कर सके और उसका अनुमान लगा सके, उन्हीं चीज़ों को सीख करे। ये सभी चीज़ें बच्चों पर अप्लाई करनी चाहिए होती हैं कि बच्चा इस तरीके से सीखे, बच्चे के अंदर इन सभी चीज़ों का विकास हो, डेवलप हो। फिर अब एक एक करके इन सभी चीज़ों को सीख देख लेते हैं। क्या है? ऑब्जर्विंग, अवलोकन, बालक अपने 5 सेंसों के द्वारा लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, महसूस करना आदि के द्वारा करता है। अवलोकन कैसे करेगा भाई? सामान्य बच्चा अगर है, नॉर्मल है, तो वो देखेगा ऐसे पहले सेंसेस, 5 सेंसेस होते हैं इनके द्वारा। पहले तो वो देखेगा, देखकर बहुत सारी चीज़ें मटेरियल्स होंगी उनका अवलोकन करेगा। ठीक, अगर बच्चा नहीं देख पा रहा है तो वो या तो बोलकर या तो किसी की आवाज़ सुनकर या उससे कोई चीज़ छुआई जाएगी तो वो उन सभी चीज़ों को किसी न किसी तरह से ऑब्जर्व करेगा। मान लिया नहीं बच्चे को दिखाई देता है तो वो छूकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा कि हाँ ये मेज है, ये लकड़ी की चीज़ बनी हुई है, ये मेज हो सकती है, ये पेन है, पेन उसके हाथ में अगर पकड़ाया जाए तो वो हाँ पकड़ेगा कि सर स्टिक जैसा कुछ है, पेन ही हो सकता है, स्टिक हो सकती है, कुछ हो सकता है। ये क्या है? हाथ से छूने का क्या मतलब? सेंस, अपना उसका सेंस के द्वारा किसके किसके जरिए वो सुन पा रहा है? वो छू कर देख रहा है, 5 सेंसों के द्वारा। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, वो पढ़ के समझ सकता है, उसको अगर पढ़ पढ़ के बोल के सुनाया जाए कुछ, इन सभी चीज़ों के द्वारा क्या होता है, ये बच्चा सीखता है। जैसे अब अंधा बच्चा या डिसेबल्ड बच्चा था उसकी बात करें, या तो नॉर्मल बच्चा, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाए तो किस तरीके से देख ली। उदाहरण में यदि किसी बालक की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और उससे कोई वस्तु टच कराई जाए, जैसे कि गांव देहात या कहीं पर छोटे छोटे बच्चे लोग क्या खेल खेल खेलते हैं कि आंखों पे या तो हाथ रख देते हैं या पट्टी बांध के, और उसके जो भी हाथ में है मिट्टी धूल ले जाके और एक दूसरी जगह पे रखवाते हैं और वहाँ से फिर उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं जाके ढूंढ के दिखाओ कि क्या रखा था। या फिर उसको उसके हाथ में कुछ टच करा देते हैं और फिर उस चीज़ को डाल देते हैं, फिर सोचते हैं पूछते हैं कि बताओ क्या हमने तुमको हाथ में दिया था। तो क्या है, इन सभी खेलों को विकसित करना चाहिए विद्यालयों में, क्योंकि इनसे बच्चा सीखता है, अपने सेंसों से बच्चा सीखता है। तो ऐसे ही यहाँ पे उदाहरण क्या है, यदि किसी बालक की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और उससे कोई वस्तु टच कराई जाए तो वो अपने सेंस के द्वारा बता देगा कि उससे क्या टच कराया गया। जैसे कोई बच्चा है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दो और उसके हाथ में गेंद पकड़ा दो, और गेंद पकड़ाने के बाद फिर गेंद ले लो और कहीं पे छुपा के रख दो, फिर उससे पूछो कि क्या हमने आपको पकड़ाया था, तो वो अपने सेंस के द्वारा वो पहचान चुका है कि हाँ गेंद पकड़ाई गई थी, वो बता देगा कि गेंद पकड़ाई गई है। डस्टर पकड़ाओ, डस्टर बता देगा, पेन पकड़ाओ, पेन पकड़ा बता देगा। यदि आपने अपने हाथ की उंगली भी उसको टच करवाई तो वो बाद में बता देगा। अगर पूछोगे उससे कि क्या टच कराएगा तो बता देगा सर आपने उंगली टच कराई थी।
तो क्या है, वो बच्चा अपने सेंसर के द्वारा ही तो बता रहा है। तो यही क्या होता है, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट टाइम होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासीफाइंग, मतलब वर्गीकरण। पहले तो बच्चे ने देख के ऑब्जर्व किया, उसके बाद वर्गीकरण क्लासिफिकेशन अब कैसे करेगा। बहुत सारे प्रकार की वस्तुएं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि एक कमरे में इंटर किया तो उसने पहले ऑब्जर्व किया, बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारी प्रकार की वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को अलग करना। कैसे अलग करना भाई, प्लास्टिक है, लोहा है, इन सभी चीज़ों को अलग अलग इस तरीके से भी करता है। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं तो अलग कर सकता है। एक ही में अगर जैसे प्लास्टिक और लोहा मिला, कैसे अलग करेगा, वो चुंबक के द्वारा या इस तरीके से अलग करेगा। तो इसमें क्या होता है, वर्गीकरण कहलाता है। कैसे, बहुत सारे प्रकार की वस्तुओं में एक जैसी वस्तुओं को अलग करना वर्गीकरण कहलाता है, जिससे बच्चे वर्गीकरण करना सीखते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को, प्लास्टिक, लोहे, गेंद और बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बच्चों को मिक्सर जाना चाहिए। मिक्सर का मतलब ये नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें रखी होनी चाहिए, वहाँ पे बच्चों को अलग करवाना चाहिए कि बच्चे इसमें से प्लास्टिक की चीज़ें अलग करो, लकड़ी की चीज़ें अलग करो, लोहे की चीज़ें अलग करो, या गेंद टाइप की अलग करो और जीप टाइप की अलग करो। इस तरीके के खिलौने वगैरह देके बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे उनका वर्गीकरण के प्रति उनका विकास अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे चुंबक लेकर लोहे और प्लास्टिक का विभाजन करना। बच्चे को दे दिया चुंबक और कहा कि इसमें से लोहा प्लास्टिक अलग करो, तो वो जाहिर सी बात है कि उनसे जब उनका वर्गीकरण करेगा तो जो चपक रही होंगी चीज़ें वो लोहे की होंगी, अलग रखेगा, और जो नहीं चपक रही होंगी प्लास्टिक की अलग रखेगा। अब क्या होता है, नंबर 3 होता है मेजरिंग, मापन करना। किसी भी चीज़ को जो भी पहले अवलोकन किया उसके बाद क्लासीफाई कर लिया। मान लिया प्लास्टिक की गेंद को उसने अलग कर लिया, चम्मच में नहीं चिपकी, अलग कर लिया उसने, फिर उसका वो मापन करता है। या किसी लकड़ी लकड़ी का बना डस्टर वगैरह उसका कर लिया तो उसका फिर मापन करता है कि ये आयताकार होता है, इसमें ये चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। इसमें ये और चीज़ होती है दोस्तों, जैसे इसमें समय, दूरी, चाल आदि का भी मापन किया जा सकता है। क्योंकि इसमें मेजर करना होता है। बच्चे से पूछ लो कि तुम घर से आए हो, कितनी दूर आए हो, उन सभी चीज़ों का पहले तो वो अवलोकन करता है, फिर उसके बाद क्लासीफाइंग करता है और उसके बाद उसका मापन करता है। फिर तीसरे में बताया था कमनो संप्रेषण करता है। बच्चे में तर्क शक्ति विकसित करनी चाहिए ताकि वह, तो इसमें क्या करता है बच्चा, कम्युनिकेटिंग करता है, मतलब संप्रेषण, कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से, किसी से बात करता है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे घर में माँ बाप हो, किसी भी से हो, उन सबसे कम्युनिकेट करता है बच्चा। किस तरीके से, जो पूर्व में सीखी जाती हैं बातें, उनसे वो जो बातें सीखता है उन सभी बातों को डिस्कशन करता है, कम्युनिकेट करता है, घर में बताता है या बच्चे बच्चों को बताते हैं। तो क्या है, कम्युनिकेटिंग की प्रक्रिया प्रोसेस को भी बच्चों के अंदर डेवलप करनी चाहिए। इन सभी क्रिया जो भी हैं प्रक्रिया कौशल को बच्चों के अंदर डेवलप करनी होती हैं, केवल पढ़ाना नहीं, उनके अंदर खूब अच्छे से डेवलप करनी होती है। उसके तरीके ढूंढने होते हैं किस तरीके से बच्चों के अंदर ये सारी प्रक्रिया कौशल डेवलप हो सकें। ठीक, तो देखते हैं बच्चे में तर्क शक्ति विकसित करनी चाहिए ताकि वह पूर्व पूर्व जी नहीं, यहाँ पे दोस्तों सीखी है, पूर्व सीखी बातों पर तर्क, यहाँ पे तर्क कर लीजिए दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है, यहाँ पे लिख लीजिए तर्क। तर्क कर सके या समूह में बैठकर अपना तर्क प्रस्तुत कर सके। कक्षा में तर्क शक्ति को बढ़ावा देना होता है। तर्क शक्ति का मतलब क्या है, क्वेश्चन आंसर को पूछवाना एक दूसरे से, कि आप इनसे क्वेश्चन पूछिए, इनसे क्वेश्चन, जो भी पता है उन क्वेश्चन को पूछिए। तर्क मतलब किसी भी चीज़ पर तर्क देना, अपनी बात को प्रस्तुत करना या किसी से पूछना तर्क कहलाता है, और इसको कक्षा में बढ़ावा देना होता है। इन्हीं बालकों को मूक बना के कक्षा में बैठाया जाए। बालकों को तर्क शक्ति बालकों के अंदर विकसित करनी होती है। और 5 नंबर क्या है, इन्फरिंग। इन्फरिंग का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। बच्चा इन सभी चीज़ों को करने के बाद क्या करता है, उसका निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को भी बच्चे के अंदर विकसित करनी चाहिए कि आपने क्या सीखा, इस चीज़ से क्या सीखा। हमने बहुत सारी चीज़ें सिखाई आपको, आपने वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया, इन सभी चीज़ों से क्या सीखा, आप निष्कर्ष क्या निकाले हैं। तो बच्चों को के अंदर ये भी प्रक्रिया कौशल को विकसित करनी चाहिए, यानी सभी प्रक्रिया कौशल को बच्चों के अंदर विकसित करनी है कि बच्चा खुद से ऑब्जर्वेशन और निष्कर्ष और क्लासीफाइंग ये सभी चीज़ें अपने आप से कर सके, और जिनका दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। खासकर उन्हीं चीज़ों के उदाहरण देने चाहिए जो उसके दैनिक जीवन में प्रयोग हों, बार बार प्रयोग होते हैं, क्योंकि बार बार करने से बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक है, अब क्या है, इन्फर निष्कर्ष निकालना, मतलब किसी चीज़ पर प्रयोग करना तथा प्रयोग के बाद उसका उत्तर निकालना निष्कर्ष कहलाता है। बच्चे के स्वयं करवाना चाहिए, बच्चे से स्वयं करवाना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे को चॉक दे दिया और वाटर दे दिया, उसमें बता दिया कि चॉक को वाटर में डालो, बच्चा डालता है तो वो क्या प्रयोग कर रहा है, और उसमें उसको हिलाता रहता है धीरे धीरे, तो वो क्या धीरे धीरे पता चलता है कि चॉक जो है वाटर में बहुत कम घुलती है। तो उससे क्या निष्कर्ष निकला कि चॉक जो भी होगी वाटर में डालने से बहुत कम निष्कर्ष, वो बहुत कम घुलती है। तो उससे क्या निकला, निष्कर्ष निकला। बच्चे ने प्रयोग किया और उसका निष्कर्ष निकला। या बच्चे से 10 कदम चलवाते हैं, फिर पूछते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं कि हमने इतनी दूरी तय की, तो क्या हुआ, इसका निष्कर्ष निकला। ठीक है, तो अब 6 नंबर पे क्या होता है दोस्तों, प्रेडिक्टिंग। ये 6 नंबर की होती है दोस्तों प्रोसेस स्किल, क्या होती है, प्रेडिक्टिंग मतलब अनुमान लगाना। सभी चीज़ें सो गई, इसमें क्या होता है, अनुमान लगाना क्या होता है ये दोस्तों, मूर्त होता है अमूर्त होता है, बताइए कमेंट में दोस्तों, मूर्त होता है या अमूर्त होता है प्रेडिक्टिंग, अनुमान लगाना। प्रेडिक्टिंग दोस्तों अनुमान लगाना अमूर्त होगा, क्योंकि इसमें
सोचा जाता है, विचार माइंडली जो कॉन्शियस माइंड होता है उसमें सोचा जाता है कॉग्निटिव। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, प्रेडिक्टिंग, अनुमान लगाना होता है। क्या इसमें अब बच्चे अपने स्वयं के सेंस तथा अपने पुराने अनुभव व ज्ञान के आधार पर अनुमान लगाना प्रेडिक्टिंग कहा जाता है। ठीक, जैसे बच्चे को अगर सिखाया गया कि पानी में जाओगे तो गहराई होगी, नुकसान हो सकता है, तो वो कहीं भी पानी अगर ज़्यादा होगा तो उसमें अनुमान लगाएगा पूर्व ज्ञान से कि पानी में जाने से खतरा हो सकता है। तो उसको क्या उसने किया, प्रेडिक्टिंग किया। कैसे, पूर्व सीखे ज्ञान से उसने प्रेडिक्टिंग किया। हमने पूर्व में सिखाया था बच्चे को कि जल में चौक डालने से हिलाते रहो तो थोड़ा थोड़ा घुलती, जल्दी नहीं घुलती है। तो जब कभी चौक और पानी को देखेगा, अनुमान लगा लेगा कि ये भी इसमें इस तरीके की घुलती हो, फिर वो अन्य बातें जो नहीं की गई हैं प्रयोग में, उन बातों को भी सोचेगा कि जल में अगर कोयला डालें तो कितना गलेगा, जल में अगर चीनी डालें तो कितनी गलेगी। इन सभी चीज़ों को वो अनुमान लगाने लगता है। तो मूर्त से अमूर्त की तरफ सिखाना चाहिए बच्चे को, मूर्त से अमूर्त की तरफ। मूर्त मतलब जिन चीज़ों को बच्चा छू सके, देख सके, ठीक है, उन सभी चीज़ों को उससे पहले सिखाना चाहिए ताकि वह प्रैक्टिकल उसका अच्छे से कर सके और एनालिसिस कर सके। वो अगर मूर्त से अमूर्त की तरफ बच्चा सीखता है तो जल्दी सीखता है और वो प्रैक्टिकल टाइप में हो जाता है, और प्रैक्टिकल से बच्चे जल्दी सीखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपने पूर्व सीखे ज्ञान से अनुमान लगाते हैं। वो बच्चा पहले सीख चुका होगा, उसी से अनुमान लगाते हैं। अब क्या है, ईवीएस, जो पर्यावरण ईवीएस है दोस्तों, इसमें मुख्य 6 थीमें दी गई हैं। जैसे थीम्स जो दी हैं, थीम्स का मतलब यही है कि लेसन, पाठ। जैसे हम लोग कक्षा में पढ़ते थे कि पाठ नंबर 1 ये पाठ का नाम, पाठ नंबर 2 ये पाठ का नाम। इसमें क्या है, पाठ नहीं है, इसमें थीम्स दी गई हैं। पाठों की जगह पे थीम्स दी गई। क्यों दी गई हैं कि एनसीईआरटी और एनसीएफ सारे यही कहते हैं कि जो थीम्स दी गई हैं पर्यावरण उसमें ईवीएस में जो 6 थीम दी गई हैं, ये पाठों की जगह पे दी गई हैं। इनका मुख्य कारण यही है कि बच्चे की समझ को और अधिक अच्छे से विकसित करना। ठीक है, तो ये जो 6 थीमें दी गई हैं, 6 थीमें दी गई हैं, इनको हम देख लेते हैं बारी बारी से। इसमें पहली थीम दोस्तों क्या है, पहली थीम है फैमिली एंड फ्रेंड। दोस्तों यहाँ पे पहली थीम 6 थीम्स होती हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर और ट्रेवल और समथिंग एंड डू। मतलब हमें कुछ करने की इच्छा ज़रूरत पड़ती है, तो ये करने की ज़रूरत पड़ती है, इच्छा होती है। ठीक है, तो ऐसे ही देख लेते हैं एक एक करके। फैमिली एंड फ्रेंड्स सबसे पहले हमारी ये 6 थीमें होती हैं, ब्रॉड थीमें इनको हम कह सकते हैं। छः जो ईवीएस के अंतर दी गई हैं, ये 6 मुख्य थीमें होती हैं, और इनके अंतर्गत भी इनकी उप थीमें, जिनको सब थीम्स कह सकते हैं, होती हैं उप थीमें। ठीक, तो हमें पहले मुख्य थीमें देख लेनी है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, यहाँ से आप याद रखेंगे, ये पहली जो थीम होती है फैमिली एंड फ्रेंड्स होती है। पहली थीम होती है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक, इसमें दोस्त, परिवार, मित्र आते हैं हमारे। और दूसरी थीम जो होती है फूड होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के भोजन आते हैं। दोस्तों क्या होता है, फूड में डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि विविधता होती है। इसमें भोजन एक जगह नहीं होता, बहुत भोजन के कई प्रकार होते हैं। भोजन के प्रकार का मतलब है खाने में भोजन आदमी के, जैसे कोई खाता है तो भोजन के उसे टेस्टिंग के आधार पर है कि भाई किसी को भोजन खाना इस तरीके का खाना अच्छा है, किसी को उस तरीके का खाना है। किसी देश में दूसरे तरीके का भोजन चलता है, किसी देश में दूसरे तरीके का भोजन चलता है। कहीं मीट मछली ज़्यादा चलती है, तो कहीं पे गेहूँ चावल अच्छे से चलते हैं, दाल चावल अच्छे से चलती है। मतलब भोजन में भी डाइवर्सिटियाँ हैं, बहुत सारी विविधताएँ हैं। तो दूसरी हमारी थीम्स क्या हो गई, फूड। तीसरी थीम देख लेते हैं हमारी। तीसरी थीम हमारी होगी वाटर। तीसरी थीम हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, वाटर की। तो पहली थीम क्या हो गई, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरी हमारी फूड हो गई, और तीसरी हमारी वाटर हो गई। और जैसे पानी की आवश्यकता पड़ती है तो तीसरी हमारी थीम से वाटर हो गई, और तीसरी हमारी शेल्टर हो गई, घर, आवास की आवश्यकता पड़ती है। ये दोस्तों, ये जो इस तरीके का बना होता है उसको शेल्टर कहते हैं। टूटे फूटे पत्थरों वगैरह से आदि से बनाए गए घरों को शेल्टर कहते हैं। इस तरीके का होता है दोस्तों, एक बार जूम करके देखते हैं। ये इस तरीके का शेल्टर होता है, इसके अंदर जाके आराम किया कर लिया जाता है। इसके अंदर रहने की व्यवस्था होती है और ये ईंट पत्थरों से बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डिस्कशन हो गया। अब आगे देखते हैं, शेल्टर हो गया, और शेल्टर के बाद आप ट्रेवल देखते हैं। ये देखो दोस्तों, 3 4 5 दोस्त जो टहलने गए, तो क्या होता है, मनुष्य को इन सभी चीज़ों को, बच्चों को इन सभी चीज़ों को बताना चाहिए कि ये सभी थीमें होती हैं। इनसे बच्चा सीखता है कि फैमिली और मित्र हमारे एक थीम्स हो गई। दूसरे हमारे जो भी फूड हो गया, भोजन हमारा एक थीम्स हो गया। फिर वाटर हो गया, पानी हो गया, इसकी आवश्यकता पड़ती है। घर की आवश्यकता पड़ती है,
फिर घर की आवश्यकता के बाद फिर ट्रैवल, टहलने का भी मन करता है, टहलने जाते हैं बाहर, तो ट्रैवल्स भी हो गए, ठीक है। और ट्रैवल्स के बाद फिर हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है पैसे की या कुछ करने की मन करता है या कुछ भी करना होता है, तो वो क्या होता है, सिक्स थीम हमारी थिंग्स वी कैन डू, मतलब जो भी हम कुछ करना चाहते हैं वो छठी थीम हमारी हो गई, ठीक है। और क्या एक क्वेश्चन बनता है सीटेट में कि पर्यावरण में पाठों की जगह पे थीम्स क्यों दी गई हैं, तो यही कहा जाता है कि पर्यावरण में पाठ की जगह पे इसका आंसर सही होगा, पर्यावरण में पाठ की जगह थीमें दी गई हैं, इन थीमों की उप थीमें भी होती हैं। और इसमें यह कहा जाएगा कि बच्चे की अच्छी समझ को विकसित करने के लिए पर्यावरण में पाठों की जगह थीम्स को दिया गया है, ठीक है। ये जहाँ पर ऑप्शन होगा वहीं पे आप टिक लगा के आएंगे, ओके। अब एक बेसिक से आप समझ लीजिए, मैं सभी चीज़ें थीमों का इनका एक बार डिस्कशन कर देता हूँ। जैसे ये ट्रिक मान लो, एक तरीके से ट्रिक मान लो, जैसे इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि एक परिवार, फैमिली प्लस फ्रेंड, एक परिवार के लोगों ने, एक परिवार के लोगों ने, आप इसको याद रखिए नंबर एक पे, एक परिवार के लोगों ने, एक परिवार के लोगों ने खाना खाया, मतलब फूड, एक परिवार के लोगों ने खाना खाया, फिर क्या किया, पानी पिया, भाई खाना के बाद पानी पियेंगे, पानी पिया, फिर क्या किया, पानी के बाद क्या किया, खाना खाया, पानी किया, और फिर आराम भी तो करेंगे, आराम के लिए क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, शेल्टर चाहिए, आराम किया, शेल्टर चाहिए, फिर भाई आराम कितनी देर करेंगे, बहुत देर आराम कर लिए, आराम करने के बाद फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी, शेल्टर, शेल्टर के बाद क्या ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैवल की, तो क्या किया, ट्रैवल भी किया। अब ट्रैवल करते करते भैया पैसे ख़त्म हो गए, तो क्या करना है आपको, आप पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ गई, तो क्या करेंगे, समथिंग वेन डू, हमारा कुछ करने का मन हुआ या कुछ करने की इच्छा हुई, ठीक, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा हमने देखा था, वहीं अपने पेज पे आ जाते हैं वापस। ये जो मुख्य थीमें होती हैं ये देख लेते हैं हम एक बार। ये 6 मुख्य थीमें होती हैं ईवीएस में, 6 मुख्य थीमें हमने देख ली, और इन थीमों की भी उप थीमें होती हैं। उप थीमें जैसे किसी एक थीम हुई उसकी भी कई उप थीमें होती हैं। मुख्यतः दोस्तों जो 2 प्रकार की होती हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स और फूड, इनकी ही उप थीमें होती हैं, बाकी की उप थीमें नहीं होती हैं, खास ज़रूरी भी नहीं होती हैं, इनकी उप थीमें होती ही नहीं है मान लो। तो मुख्य रूप से परिवार और मित्र तथा भोजन की उप थीमें होती हैं, मतलब 2 की केवल उप थीमें होती हैं। तो इनकी उप थीमें हम डिस्कशन में देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें उप थीमें क्या होती हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स की उप थीम क्या होती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स की उप थीम होती है, पहली होती है रिलेशनशिप होती है, वर्क एंड प्ले, एनिमल होता है और प्लांट्स होता है, ये सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स की उप थीमें होती हैं। तो इसकी उप थीमें देख लेते हैं क्या है। इसकी पहली उप थीम है, जैसे बताया था कि सभी की उप थीमें नहीं होती हैं, लेकिन फैमिली एंड फ्रेंड्स की उप थीम होती है। तो क्या इसको लिखते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स की पहली उप थीम क्या होती है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। फैमिली और फ्रेंड्स की थीम होती है पहली रिलेशनशिप, रिश्ते, ठीक, वर्क एंड प्ले, कार्य और खेलना कूदना, जानवर और पेड़ पौधे, ये सभी क्या होते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के रिलेशन में आते हैं, एक दूसरे के संबंध में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये बताओ कि कौन सी मुख्य थीम है और कौन सी सब थीम है, तो आप पहचान जाएंगे, क्योंकि आपको केवल सबसे पहले तो आपको दोस्तों केवल ये जो 6 ब्रॉड थीम्स हैं, इनको 6 थीमों को आपको अच्छे से याद करना है। सब थीमें तो अपने आप हो जाएंगी, 6 थीमें आपको पता होंगी, इनमें से अगर कुछ छांटने को आ जाएगा या वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करने को आ जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सी सब थीम है, कौन सी थीम है या ब्रॉड थीम है, तो वहाँ से आप तुरंत आसानी से समझ जाएंगे, ठीक। फूड की होती है टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग एंड फार्मर एंड हैंगर, एक होती है दोस्तों, ठीक, ये होती है, ये होती है यहाँ पे चली आई थी दोस्तों, यहाँ पे होती है फार्मर एंड हंगर, ठीक, यहाँ पे ये इसकी थीम सब थीमें होती हैं काहे कि फूड की। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी और पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसमें क्या था, एनसीईआरटी और पेडागोजी के महत्वपूर्ण बिंदु। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी ने इन्हीं थीम्स के द्वारा बच्चों की अंतः समझ को और अधिक प्रभावशाली, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप दोस्तों कर लीजिए, ग्रहण करने की नहीं, अंतः समझ को ग्रहण करने की बात कही है, ठीक है। यहाँ पर भी समझ लीजिए, ये भी बात सही है, इसकी भी यहाँ पर भी बात सही लिखी गई है। एक बार दोस्तों इसको बढ़ा करके इरेज कर लें थोड़ा, यहाँ पर भी बात ये सही कही गई। एनसीईआरटी ने इन्हीं थीम्स के द्वारा बच्चों की अंतः समझ को ग्रहण करने की बात कही है, मतलब जो अंतः समझ है उनकी है, जो भी समझते हैं अपनी समझ से समझते हैं उसको और गहनता के लिए
ग्रहण कर सकें किसी चीज़ को, थीम्स के ऐसे ऐसे माध्यम, ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसी दे दी जाए कि बच्चा सीख कर जल्दी से समझ जाए। ठीक है, तो इन्हीं से सब थीमों के द्वारा यही दिया गया कि जल्दी से जल्दी बच्चा सीख जाए, उसकी अंतर समझ और अच्छे से विकसित हो। फिर समझिए क्या है, बच्चों में अंतर समझ को घन बनाने के लिए एनसीईआरटी ने पर्यावरण पाठों की जगह थीम दी है। अंतर समझ है यहाँ पे दोस्तों, अंतर नहीं, अंतर समझ है। अंतर समझ को और गहन बनाने के लिए एनसीईआरटी ने पर्यावरण पाठों की जगह थीम्स दी है। क्या अगर क्वेश्चन आ जाए कि पर्यावरण पाठों की जगह में थीम्स क्यों दी हैं, तो यही आप कहेंगे उनकी बच्चों की अंतर समझ को और गहन बनाने के लिए। ऑप्शन में हो वहीं पर टिक करेंगे। फिर क्या है, एनसीईआरटी कहता है कि कक्षा में लिंग पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि लड़का लड़की को अलग कर दो या लड़का लड़की के अलग डिफ्रेंशिएट करके उसको पढ़ाओ, या उनमें कोई भिन्नताएं नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, लिंग पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, अमीरी गरीबी नहीं होनी चाहिए, लिंग धर्म जाति आदि ये नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के धर्म जाति पर आप इनका विभेद बच्चों का करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बच्चे को सभी को समान लेकर पढ़ाई करवाना है, सभी को बराबर नियम सिखाने हैं, सभी को बराबर अच्छे से जो भी सुविधाएं दी जाती हैं स्कूल में, उन सभी सुविधाओं से वंचित नहीं करना है किसी के धर्म जाति लिंग के आधार पर। लिंग पूर्वाग्रह तो करना ही नहीं होता है। ठीक है, लिंग धर्म जाति भाषा भाषा आदि ने भाषा के आधार पर भी आप किसी को नहीं अलग कर सकते, क्योंकि अगर मात्र सभी की मातृभाषा को अपनाना चाहिए। और एनसीईआरटी और एनसीईआरटी सभी कहते हैं कि मातृभाषा को कक्षा में स्वीकारा जाता है, ना कि उसको नकारा जाता है, क्योंकि कक्षा में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये नहीं किसी गरीब का बच्चा अगर कक्षा में आया है तो उसको शिक्षा नहीं प्रदान करेंगे या उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या उसको स्कूल में उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्रियां तथा सुविधाओं से वंचित रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता है, उसको कक्षा में प्रवेश लेना है, पढ़ाना है, और हर किसी बालक के समान ही उसको भी वो सुविधाएं देनी है जो सभी के लिए आती हैं। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करना है, यही एनसीएफ कहता है और यही एनसीईआरटी कहता है और यही पेडागोजी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। मूल्यांकन कैसी, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। और आकलन, मूल्यांकन, अवलोकन कराकर, प्रश्न पूछकर आज समूह में करना चाहिए। मूल्यांकन कैसा करना चाहिए, अवलोकन कराकर, दिखाकर, प्रश्न पूछकर से इन सभी चीज़ों से अवलोकन करवाना चाहिए बच्चों से, तब उसका पूरे का मूल्यांकन करवाना चाहिए, जिससे बच्चे का विकास। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि अब बैकग्राउंड में शोर ज़्यादा होने लगा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए दोस्तों छूट जाता है कभी कभी। तो दोस्तों एनसीएफ हम दोस्तों कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और बहुत कुछ रह गया है डिस्कशन करने के लिए। ये सभी असम वसम के कर्ण मलेश्वरी वगैरह कल कक्षा में कल हम डिस्कशन करेंगे इसका। आज के लिए इतना ही दोस्तों। दोस्तों वीडियो पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जहाँ बच्चे उनके पास इंटरनेट सुविधाएँ तो होती हैं पर वो कोचिंग नहीं कर सके, तो उन तक दोस्तों वीडियो पहुँचनी चाहिए। तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।